था और संविधान का प्रियम्बल जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था उसमें संशोधन करके डाला गया 42वां संविधान संशोधन, वहां तक तो ठीक है। भारत में एक राज्य ऐसा था जिसने कहा कि वो हम सेकुलर वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो कौन राज्य था? वो था जम्मू कश्मीर। और उसने किस चीज की आड़ ली? धारा 370 की। अब आप बताइए, जिस राज्य ने सेकुलर वर्ड को अडॉप्ट नहीं किया, जिस 370 के चलते हुए वो 370 हटना सेकुलरिज्म का प्रतीक हो गया, सेकुलरिज्म पे आघात हो गया, इससे बड़ा छल प्रपंच छलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता जो रखने की बात कही जा रही है। मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, 15 लाख की बात। मैं कहता हूं ना, आओ पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाओ और डिस्कशन करो 15 लाख पे। ऐसा पानी पानी होगा हकीकत कि समझ में आ जाएगा। जो हिंदी की कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब I'm laughing cause my motherfucking life is a mess, but I've made it. And I wouldn't trade it, cause I stay faded. Fucking all the bitches till it look like we related. आपने कहा 60 के लगभग PIL है। पहली PIL किसने दाखिल की? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो जिन्ना की विरासत की पार्टी, वो सेकुलरिज्म के चैंपियन बन गए, नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। दूसरा, असम की संस्कृति की रक्षा आंदोलन कहां शुरू हुआ? जामिया मिलिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के कौन बोल रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के। विधानसभा कहां प्रस्ताव पारित कर रही? केरल में। और समस्या है असम की। गजब का तर्क है भाई। इससे साफ आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर भी निकल आता है। भाई कहावत है ना, जो समझ समझ के समझाओ समझो उसके की समझ है, जो समझ सबसे पीछे देखिए कौन कहां खड़ा है ये आप उससे पूछ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि धर्म और कर्म का समन्वय कांग्रेस में तब तक था जब तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वराज्य का आधार राम राज्य को माना था। उनका राज्य और अब मुस्लिम पार्टी हो गई, अब मुस्लिम पार्टी हो गई। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। चलिए आपने कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ये मैंने नहीं कहा, एंटोनी कमेटी में ऐसा संकेत आया था कि वो कैसी पार्टी हो गए। जब महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, उनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, उनके मुंह से निकला अंतिम वाक्य था हे राम। मगर अफसोस, उस हे राम के बाद कांग्रेस ने जो परिवर्तन शुरू किया तो 1966 में गो हत्या के लिए रोकने के लिए आए संतों पे गोली चलवा दी। तो 1990 में राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलवाकर 2017 तक उसके लिए छाती ठोकने वाले मुलायम सिंह का समर्थन किया। और फिर इतना ही नहीं, 2007 में तो जो अंग्रेज और औरंगजेब नहीं कर पाए थे, हलफनामा देके कह दिया कि साहब राम तो थे ही नहीं। तो गांधी की कांग्रेस से राहुल गांधी की कांग्रेस तक कांग्रेस धर्म से विरत होती चली गई और विजय वहीं होती है जहां यथो धर्मस् तथो जया। की कहावत होती है, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। यानी जो लोग बहुत समझदार होते हैं लिफाफा देख के समझ लेते हैं अंदर क्या है। मगर यहाँ तो अभी लिफाफा और कागज है ही नहीं, और उसके बाद सब कुछ समझ लिया कि क्या होने वाला है। यानी बहुत अच्छा बोलते हैं पैन इस्लामिक टेररिज्म। जो मैक्सिको में दीवार बनाते हैं कोई बाहर ना आने पाए, वो आकर अगर हमको ये समझाएं तो समझने वाले समझ लेते हैं कि कौन क्या बोल रहा है और अंदर की हकीकत क्या है। तो एक ही बिंदु कहना चाहेंगे, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अनुसार वो अपना विचार रखने को स्वतंत्र हैं, पर हमारे अब ये कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जब डॉक्टर पूरी बात कर लूं, अंबेडकर जी की फोटो लगाकर जब विरोध किया जाता है तो दिल फट जाता है। 80% से अधिक दलित हैं जो नागरिकता पाना चाह रहे हैं, हिंदू और बौद्ध, और अंबेडकर जी की फोटो लगाकर उनका विरोध। अंबेडकर की फोटो लगाकर उस जामिया के लोग खड़े जिन्होंने SC/ST का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दिया। अंबेडकर की फोटो लगाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग खड़े जिन्होंने SC/ST का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दिया। और अब आइए कश्मीर पे, जहां SC/ST का आरक्षण लागू नहीं होने दिया, उसके साथ खड़े हुए लोग अंबेडकर जी की फोटो लगाते हैं। तो कितना बड़ा नकाब है। अब मैं आ रहा हूं कश्मीरी पंडितों पे। जी हाँ, धारा 370 जिसकी वजह से वो कश्मीर वापस नहीं जा सकते थे।
देखिए यहाँ विषय दोनों है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो कांग्रेस कभी कर ही नहीं सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो ये कभी कर ही नहीं सकते हैं भाई। आप याद करिए, इमरजेंसी वगैरह तो छोड़ दीजिए, एक अखबार के दफ्तर पे छापा पड़ा था कि नहीं राजीव गांधी जी के खिलाफ जब लिखा था, अखबार की बिजली काटी गई थी कि नहीं राजीव गांधी जी के खिलाफ लिखा था। और उत्तर प्रदेश में इनके समर्थक दलों के जमाने में तो अखबारों के कार्यालय पे विधिवत हमला किया गया था राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि उनके खिलाफ खबर छपी थी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात जब ये करते हैं तो मुझे लगता है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। और आज के जितने भी उदाहरण हैं बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, वो सारे के सारे इनके इसी दोहरे चरित्र को प्रमाणित कर। कुर्सी के लिए जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। देखिए उत्तर प्रदेश में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस वोट कटवाने के लिए चुनाव लड़ रही है, सपा और बसपा अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, सरकार बनाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि राहुल बबुआ और बुआ जी, बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, जीत रहा है चौकीदार चूंकि नियत नेक है। तो हम कहेंगे कि पप्पू, टीपू और बुआ जी, पप्पू टीपू और बुआ जी, सबका दिल डर से डोल रहा है। वाह, रंग बहुत है आज चमकते, पर ऊपर भगवा डोल रहा है। राइटर नोट पे कहना चाहूंगा अमीश देवगन जी, ये कांग्रेस के नेता गए थे ना पाकिस्तान कि मोदी जी को हटाओ, और आरएसएस की आलोचना की थी, जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे नहीं हटाएंगे। भैया हमने कहा बोला, और ये कहते थे, पाकिस्तान कहता था यहाँ से कौन इस देश का नागरिक है? क्या तरीका है बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? एक सेकंड सलमान निजामी आप अपने टर्न पे बोलिएगा, मेरा निवेदन है। सुधांशु आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर क्या तरीका, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं साहब, ये कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहते थे। हकीकत ये हुई कि वो तो इंटरनेशनल के बजाय सेंट्रल मुद्दा बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, और आरएसएस और मोदी जी इंटरनेशनल मुद्दा बन गए कि पाकिस्तान की संसद में आरएसएस से डर और मोदी जी से डर। बताइए कितना उल्टा काम किया। गए थे खुद डर कर मोदी जी से पाकिस्तान, और पाकिस्तान वालों को डरा के चले आए। अभी तक तो कांग्रेस के नेता ही डरते थे, अब वो भी डरने लगे। तो हकीकत में इन्होंने अपना काम किया या अपना काम तमाम किया, ये इन्हें खुद समझना चाहिए। मैं फारूक खान एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए अभी जो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस के नेता, नहीं एक मिनट, इन्होंने ये कहा कि 1942 में किया था कि नहीं फारूक साहब ने। 1942 में किसकी सरकार थी बोलिए? अंग्रेज की। और प्रोविंशियल असेंबलीज में किसकी सरकार थी? 1937 में कांग्रेस ने सरकार बनाई अंग्रेजों के अधीन। 1946 में जब नेहरू जी पहली बार अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट मिशन के अंडर में, मान्यवर पूछना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। जब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था और लॉर्ड माउंटबेटन शपथ दिला रहे थे, किसके प्रति निष्ठा व्यक्त करके सत्ता में आए थे? अंग्रेजों के पक्ष में ना। बोलिए 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज का समर्थन किया था कि नहीं? बोलिए। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके टर्की में खलीफा को हटाने के लिए जो अंग्रेजों ने किया, उसके खिलाफ खलीफत मूवमेंट का समर्थन किया, और टर्की की जनता ने नहीं किया। क्या बात करते जनाब आप? जो अंग्रेजों के अधीन सरकार बनाए वो कहते समर्थन किया कि नहीं? और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का वो वर्ड पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? भारत की पूर्वी सीमा पर साम्राज्यवादी शक्तियां आ गई हैं और उनका बढ़ना ना भारत के हित में ना ब्रिटिश साम्राज्य के हित में। ये रेजोल्यूशन का पार्ट है। ये कौन शक्तियां आ गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए थे ना। वो आजाद हिंद फौज खौफ नजर आ रही थी। क्या ये सत्य नहीं है कि क्या इस वजह से आपने आंदोलन शुरू किया जब नेताजी की फौज इम्फाल तक आने लगी थी? और आप कहते हैं नो गॉड। और आगे वो क्या है ये तो हम पढ़ेंगे ना। मैं बताना चाहता हूं, मुसलमानों को नहीं, मुसलमान